प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 1 स्वदेश पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। इस पाठ की व्याख्या मैंने पहले के वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, आसान शब्दों में मैंने इस पाठ की व्याख्या की है। तो चलते हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसको कर लेते हैं ताकि आप पाठ को और बेहतर ढंग से समझ जाएं। तो पाठ से मेरी समझ से इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पहला है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य क्या है? पहला, सामाजिकता, उतना उपयुक्त नहीं है। संवेदनहीनता से, बिल्कुल संवेदनहीनता यानी उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई संवेदना ना हो, यानी कि दुख, दर्द, दया, भाव, परोपकार, यानी कोई फीलिंग ही नहीं हो, उसको बोलते हैं संवेदनहीनता। तो बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जिसके अंदर में कोई संवेदना ना हो, कवि ने कहा है कि वो पत्थर के समान है। दूसरा, कठोरता, संवेदनहीनता में ही कठोरता अपने आप समाहित हो जाएगा, तो कठोरता को हम फिर से टिक नहीं करेंगे। 3, नैतिक मूल्यों का होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य नहीं है वो उसका जीवन अच्छा नहीं है। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, आगे बढ़ते हैं, देश के प्रति प्रेम। यस, ये पूरे ये इस चैप्टर में ही देश, स्वदेश लिखा हुआ है, तो देश के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता, पहला और दूसरा होगा, क्योंकि देश की प्रगति, यस, हमारे देश में हम सबको अपना सहयोग देना है देश के विकास में। और दूसरा, देश के प्रति प्रेम, जब हमें देश के प्रति प्रेम होगा तो हम अपना सहयोग देश के विकास में, समाज कल्याण में अपना योगदान अवश्य देंगे। तो पहला और दूसरा विकल्प काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हम हैं जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के, विकल्प पढ़ लेते हैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। बिल्कुल, जो ये देश के समस्त नागरिक मतलब हम देशवासी, क्योंकि जिस तरह से राजा रानी की जिम्मेदारी होती है उनकी प्रजा का ध्यान रखना, उनके दुख सुख का ख्याल रखना, उसी तरह से हम देशवासियों का, हम देश के नागरिकों का परम कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश की रक्षा करें। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के समस्त नागरिकों को, देश के सभी प्राणियों के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन देश के सभी प्राणी में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रश्न देश के समस्त नागरिकों के लिए आएगा, तो वही प्रश्न उपयुक्त है। प्रश्न 4 पर आते हैं। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो देखिए, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है और जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। बिल्कुल ये दोनों प्रश्न उपयुक्त होगा, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है और जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। स्नेह अगर किसी के अंदर नहीं होगा तो पत्थर के समान ही होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर स्नेह होता है तो उसके प्रति प्यार जगता है, प्यार जगता है तो उसकी सुरक्षा का भाव आता है, उसके प्रति संवेदना जागती है। तो स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। और देश प्रेम
का भाव होगा, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि हम जिस धरती पर उगे बढ़े हैं, जिसका हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर उसके प्रति अगर हमारा प्रेम नहीं होगा, देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तो फिर हमारा जीवन तो पशु से बदतर है ना। तो ऐसा जीवन होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। तो विकल्प दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा। ख में देखो बोलता है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों ही चुने। यस, इसके अलावा भी अगर आपको दूसरा ऑप्शन समझ में आ रहा है तो आपको उसका कारण बताना होगा कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलकर करें मिलान। इसमें दो स्तंभ है। पहले जो स्तंभ है उसमें कविता की पंक्ति दी हुई है और दूसरे में उसके अर्थ दिए गए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। पहला है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसको देखिए दूसरे विकल्प के साथ तीसरे विकल्प के साथ मैच करते हैं। तीसरा है, इसका अर्थ क्या होगा। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे किसी काम को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले साहस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो चलते हैं विकल्प 4 के पास। इसमें बोलता है, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। बिल्कुल, जिसके अंदर जोश नहीं है, जिसमें जो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता है, अपने साथ साथ दूसरों को के जीवन में तरक्की नहीं ला सकता है, तो ऐसे जीवन को कवि ने निष्फल जीवन बताया है। तो बिल्कुल दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है चौथा होगा। चौथे से हम उसको मिलान कर देंगे। चलिए तीसरा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब इसको हम पहले विकल्प से मिलाते हैं। पहला विकल्प है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित रहता है। यस, यानी कि भारत में इतने मतलब कि इतनी संपदाएं हैं, इनकी सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है, यहाँ की कल्चर है, संस्कृति है, भाषा है, विविधता में एकता है, इससे दूसरे जो देश के लोग हैं बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये तीसरे का पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा कि जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। सबसे अंतिम है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो इसको हम दूसरे विकल्प से मैच करेंगे। देखिए क्या है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, साहस और इच्छा शक्ति को कवि ने तोप और तलवार के समान बताया है। तो हमारा ये हो गया मिलकर करे मिलान। अभी है पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहला है, निश्चित है निसंचय, निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। हमारी मौत बिल्कुल निश्चित है, जो एक बार जन्म लिया है उसका जाना निहित है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कालदीप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो दिया जलता रहता है और उस दिए की रोशनी को देखकर कीड़े मकोड़े पतंगे फतिंगे उसके आसपास उड़ते रहते हैं और जलकर मर जाते हैं। उस लो में, दीपक की रोशनी में जलकर मर जाते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं। उसी तरह से हम इस जीवन काल में अपने आप को हमारा जो समय है, इस समय के जो काल है उसमें हमारा
हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हम अपना जीवन गुजारते रहते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है कि हमारे जीवन का अंत हो जाता है, ठीक उस फतिंगे की तरह। तो इसका मतलब यह होता है कि जब हमें मालूम है कि हमारा जीवन का अंत होना ही है, हम जन्म लिए हैं, तो फिर ऐसे जीवन को क्यों ना हम जन कल्याण में इस्तेमाल करें, ताकि मरने के बाद हमारी मृत्यु सुमृत्यु हो जाए। आगे है ख, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल हमारे अंदर ही होता है, हमारे भीतर ही है। हमारी साहस और इच्छा शक्ति कहाँ है? हमारे भीतर में। क्योंकि लेखक ने तोप और तलवार किसको बोला है? अपने साहस और इच्छा शक्ति को बताया है, जो हमारे भीतर है। हम तय करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। हम जैसा सोचेंगे, हमारी विचारधारा हमारे कर्म पर निर्भर करती है। तो अगर हम जोश से कोई काम करेंगे, इच्छा शक्ति से पूरा मन लगा के काम करेंगे, तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। ग है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल जो भरा नहीं है भावों से, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो जिसमें बहती रसधार नहीं, यानी कि दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो ऐसे हृदय को कवि ने पत्थर के समान बताया है। आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर, ये सोच विचार के जितने जो है क से अंग तक का जो ये प्रश्न है, उसके देखिए स्क्रीन पर आप देखिए, मैं सबका उत्तर लेकर आई हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ और इसके उत्तर तो लिखे हुए हैं, जिसको पढ़कर और आप अच्छे से समझ सकते हैं। कवि ने राजा रानी हम देशवासियों को बोला है, हम भारतवासियों को बोला है कि जिस तरह से राजा रानी की जिम्मेदारी उनकी प्रजा होती है, उसी तरह से इस देश की जिम्मेदारी, इस भारत माता की जिम्मेदारी हम सब भारतीयों के ऊपर है। प्रश्न ख है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो पाता? उत्तर है, संसार संग चलने का अर्थ समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालना तथा आधुनिकता और प्रगति को अपनाना है। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, वह पिछड़ जाता है और संसार से कट जाता है, इसीलिए संसार उसका नहीं हो पाता। तो अर्थात हमें समय के साथ चलना है और समय की जो गति होती है, अगर उस गति में अगर हम अपना विकास नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग है, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। बिल्कुल इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द से नहीं पसीजता, संवेदनशील नहीं होता, वह वास्तव में धरती का बोझ है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक माना जाता है। प्रश्न घ है, कविता स्वदेश में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। उत्तर इसका हम देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश की संस्कृति, भाषा, स्वतंत्रता और मर्यादा का सम्मान करना। देश की रक्षा, उन्नति और समृद्धि के लिए तन मन धन अर्पित करने की भावना ही सच्चा देश प्रेम है। बिल्कुल। प्रश्न अंग है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। अब इस स्वदेश प्रेम जो चैप्टर है उसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो क्या क्या है? इसमें राष्ट्रभक्ति की सशक्त भावना है। यह कविता लोगों को त्याग, बलिदान और कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है।
इसमें जन जन को एकजुट होकर देश की उन्नति के लिए कार्य करने का संदेश है। बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा सोच विचार के लिए पूरा ये भाग खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना से। इसमें आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अपनी कल्पना अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपकी सहायता के लिए मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप अपने तरीके से भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही लिखें, आपका उत्तर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उपयुक्त हो, पाठ से संबंधित हो। पहला प्रश्न है, जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। उत्तर है, यहाँ खजाने शब्द से तात्पर्य भौतिक खजाने जैसे सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, धरोहर, ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, मूल्य, आदर्श और आध्यात्मिक संपदा से है। भारत ने दुनिया को अनमोल रत्न अर्थात संस्कृति, कला, साहित्य, योग, विज्ञान और सभ्यता दिए हैं। इन अमूल्य खजानों की वजह से विश्व भी भारत का सम्मान करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जिनकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है। उत्तर है, यह पंक्ति देश के नागरिकों के लिए कही गई है। इसका अर्थ है कि हम सब उसी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े हैं, उसी देश के अन्न जल से बड़े हुए हैं। इसी भूमि पर हमारे माता पिता, बंधु और समाज रहते हैं। इसीलिए इस देश की मिट्टी हमारे लिए अत्यंत पूज्य है। यह हमें भारत से आत्मीयता और कृतज्ञता की ओर प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग की ओर, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों किया गया होगा। देखते हैं उत्तर। यहाँ जिनके अंदर देश के लिए संवेदनाएं, प्रेम और भावना नहीं बसती, उनके हृदय को कवि ने पत्थर कहा है। पत्थर का अर्थ यहाँ संवेदनहीनता या भावविहीनता से है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें स्वदेश के लिए कोई प्रेम या भावनाएं नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। बिल्कुल, ऐसे जीवन का क्या मोल। पशु से भी बदतर है ऐसा जीवन जिसके अंदर संवेदना ही ना हो, दूसरे के प्रति कोई सिंपैथी ही ना हो, सहानुभूति ही ना हो। प्रश्न घ की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वह आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। कुछ भी बातें हो सकती है पत्थर की। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, आप अपनी कल्पना से दूसरा भी संवाद कर सकते हैं। तो पत्थर बोलता है कि मैं बहुत वर्षों से एक ही स्थान पर पड़ा हूँ। दुनिया मुझे निर्जीव, कठोर और भावना विहीन समझती है। लोग मुझ पर पैर रखते हैं, मुझे ठोकर मारते हैं, यह इमारतों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी मंदिर, स्मारक या ऐतिहासिक स्थल का हिस्सा बन गया तो मेरी भी महत्ता है, अर्थात ये लोग मुझे महान समझकर मेरी पूजा करते हैं। तो उत्तर में आप बोल सकते हैं, पत्थर हर वस्तु का महत्व है। तुम्हारे बिना इमारतें टिक नहीं सकती। तुम्हारी मजबूती प्रेरणा देती है, लेकिन हमें अपने हृदय को कोमल और संवेदनशील जरूर रखना चाहिए। आप इस तरह से उसको, पत्थर को समझाते हुए इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आपकी बात जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। बस ये आपकी मदद के लिए मैंने ये लाइन लिख दी है। अंतिम प्रश्न है अंग। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं अधिक और संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, देश प्रेम की सच्ची भावना केवल सुरक्षा नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी है।
देश के प्रभुत्व, सम्मान, विकास और समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल, वन, मृदा, खनिज, संस्कृति धरोहर में क्या क्या है, भाषा, परंपरा, कला, ऐतिहासिक स्मारक, ग्रंथ, जैविक विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर देश की गरिमा और अस्तित्व टिका है। उन्हें खोना स्वयं देश की आत्मा को खोना है। तो अनुमान एवं कल्पना और सोच विचार के ये दोनों जो भाग हैं उसके प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया है। आप इसको पढ़कर पाठ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है, यानी तुकबंदी है, राइमिंग वर्ड। इस विशेषताओं को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर ढूंढिए। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? ये तुकबंदी होने की वजह से हमें बड़ी आसानी से ये पंक्तियाँ याद हो जाती हैं। क्या क्या हो जाता है? याद हो जाता है और मज़ा आता है इसका उच्चारण करने में। तुकबंदी से क्या होती है? भाषा परिकृष्ट हो जाती है, अलंकृत हो जाती है। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? जैसे मैंने अभी बोला, तुकबंदी का प्रयोग किया गया है और माता पिता बंधु जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, जिसमें दाना पानी में क्या है? योजक चिन्ह है। माता पिता में योजक चिन्ह है। राजा रानी में भी क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। आपकी कविता। देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। लाइन का इस्तेमाल करके इस पंक्ति को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर उसकी अपनी सूची बढ़ाइए। तो स्वदेश है, देखिए सेंटर में लिखा हुआ है स्वदेश। और स्वदेश से जुड़े हुए शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्वदेश से क्या क्या हो सकता है? देशभक्ति, सैनिक, मातृभूमि, बलिदान, संविधान, क्योंकि संविधान भी है हमारा। जब स्वदेश है, देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो बहुत चीज़ के हमें मौलिक जो अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, उसके अधिकार हमें मिले थे। स्वतंत्रता, जब आज़ादी नहीं होगी तो अपना देश अपना कैसे होगा? स्वदेश है, इसका मतलब कि हम आज़ाद हैं। तिरंगा, बिल्कुल हमारा देश है तो तिरंगा हमारी पहचान बताता है कि यह हमारा देश है और हम आज़ाद हैं। देश प्रेम, बिल्कुल अपने देश के प्रति प्रेम दर्शाता है। तो ये सब सारे शब्द कहीं ना कहीं स्वदेश से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ख में विराम चिन्हों को समझें। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। अभी समझते हैं क्या है। कविता में आई हुई उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह योजक लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पर्श करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द बने हैं, शब्द जोड़ेंगे जिसके अर्थ स्पष्ट हो सके, लिखिए। संकेत के लिए दिया गया है जो चल न सका संसार के संग। तो देखिए ऊपर क्या क्या है।
जो चल न सका संसार के संग, यानी संसार के साथ। दूसरा है बहती जिसमें रस की धार नहीं, रस की धार, तो यहाँ पर की आ जाएगा। पाया जिसमें दाना और पानी, दाना और पानी। है माता और पिता बंधु जिसमें। हम हैं जिसके राजा और रानी, जिससे न जाति का उद्धार हुआ। तो देखिए के, की, और का प्रयोग करके हम इस शब्द को पूरा कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो संसार संग योजक चिन्ह से जुड़ गया, एक शब्द बन गया संसार संग। रस की धार की जगह पर योजक चिन्ह लगा दिया तो की नहीं हम यूज करेंगे तो रसधार हो गया। उसी तरह से दाना पानी है, माता पिता, राजा रानी और जाति उद्धार। आगे बढ़ते हैं। ग है शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी, जैसे जान एक दिन जाने को है, कालदीप हरदम जलता है। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे लगेगा कि कहानी का कोई पाठ है, गद्य है। उसी तरह से नीचे दिया गया है लाइन। अब आप कविता में ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिसमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है, हैं शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इसमें पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आता है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। अब ये हैं अंत में है और इसको हम शुरू में लगाएंगे हैं तो क्या हो जाएगा, हैं जिस पर ज्ञानी भी मरते, यानी कि कविता का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा है जिस पर है दुनिया दीवानी। अब इस पर हम हैं लगा देंगे, हैं जिस पर है हैं जिस पर दुनिया दीवानी, है जिस पर दुनिया दीवानी। तो ये दोनों को जब हमने है लगा दिया है शुरू में तो क्या हो जाता है, कविता का भाव प्रकट होता है। चलिए घ है समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो कौन कौन से हैं, भू, दीप, हृदय, तलवार, दुनिया, पत्थर। अब भू का क्या क्या पर्यायवाची शब्द देखिए, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके जो मंजूषा है उसमें दिया हुआ है। इसी में से उठाकर आपको सही शब्दों के नीचे शब्दों का चयन करना है, लिखना है। तो भू में क्या है, पृथ्वी, धरा। दीप में दीपक, प्रदीप। हृदय में दिल, जी। तलवार में असी, कृपाण। दुनिया में संसार, जग। पत्थर में पाहन और पाषाण। तो इस तरह से हमारा ये वाला घ समानार्थी शब्द का ये पूरा भाग कंप्लीट होता है। आगे है कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो देखिए शीर्षक ने हमें क्या है, स्वदेश दिया है। तो आप इसमें से कोई और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है शीर्षक दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। देखिए
यहाँ पर बहुत सारे देखिए पूरा रंग बिरंग आपके पास ये जो चित्र है बुक है उसमें है। पहला चित्र है, देख सकते हैं इसमें एक लड़की पौधों को पानी डाल रही है, पौधों को पानी डाल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पानी डालेगी तो ये पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, सबको ताज़ी हवा मिलेगी, है ना, शुद्ध वातावरण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये परोपकार की भावना को दर्शाता है, तो हम इसको देश प्रेम की श्रेणी में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन का पिक्चर है जिसमें बैठे हैं, पूरी फैमिली है और बाहर का सीन देख रहे हैं, और हम नीचे देख सकते हैं कि पूरा कचरा फैला हुआ है। ट्रेन के इस डब्बे में नीचे कचरा फैला हुआ है, तो ये हमें बताता है कि स्वच्छता, हमें अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि किसी हमारी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं इसको हम ये स्वदेश प्रेम की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अच्छे नागरिक का फर्ज नहीं निभा रहा है ये चित्र। तीसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बच्चे कुश्ती लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें स्वदेश प्रेम की भावना को दर्शाता है, क्योंकि हम इसमें अपने देश को जिताने के लिए हम मेहनत करते हैं, और अपने देश की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से हम खेलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने देश को जिताएं, क्योंकि आपकी जीत आपकी पूरे देश की जीत होती है। तो इसे हम देश प्रेम की श्रेणी में डाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए चौथा पिक्चर है, देखिए पीछे झोपड़ी में आग लगी है और यहाँ पर सब लोग मिलकर उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए व्हील चेयर पर एक व्यक्ति है जो हैंडपंप चला रहा है। वो दौड़ नहीं सकता है, लेकिन वो हैंडपंप को चलाकर अपना योगदान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको स्वदेश प्रेम की श्रेणी में हम डालेंगे। आगे है, देखिए यहाँ एक सैनिक है और एक छोटी सी बच्ची सैनिक को फूल दे रही है। इसका मतलब कि देश की जो सैनिक है अपनी जान हथेली पे डाल के देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश प्रेम, ये जो पिक्चर है ये देश प्रेम को दर्शा रहा है और उस सैनिक के प्रति सम्मान आदर भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में डालेंगे। यहाँ पर देखिए छठा चित्र है, उसमें देखिए कुछ बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वदेश प्रेम की श्रेणी में आएगा, क्योंकि एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है अपने आसपास के परिसर को साफ रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए खेत है और इसमें एक किसान अपने ट्रैक्टर को खेत में चला रहा है और जिसके जरिए खेत की खुदाई हो रही है, बुनाई हो रही है, और उसके साइड में देखिए फसल लहलहा रहे हैं। तो देखिए ये भी देश प्रेम की श्रेणी में हम इसको ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, क्योंकि ये किसान सिर्फ अपने लिए ये खेती नहीं कर रहा है, ये पूरे समाज, पूरे देश के लिए फसल उगा रहा है ताकि सबका पेट भर सके। तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में शामिल करेंगे। आगे देखिए अगले चित्र में एक लड़की है जो बूढ़ी जो दादी है उनको रोड पर मतलब हाथ पकड़ के मदद कर रही है सड़क पार करने में। बिल्कुल एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि हमारे देश में जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके प्रति हम आदर सम्मान से पेश आएं और जितनी हो सके उनकी मदद करें। तो ये भी देश प्रेम की श्रेणी में आएगा। इधर देखिए एक छोटे बच्चे हैं जो एक यहाँ पर दादा हैं, उनसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। तो इसे भी हम देश प्रेम की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रेम बताता है कि हमें अपने बड़ों के प्रति हमेशा आदर के साथ पेश आना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। ये नैतिक मूल्य को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीछे कुतुब मीनार है और ये लाल किला है और ये बच्चा उस पर कुछ पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है। तो
ये तो देश प्रेम के प्रति, देश प्रेम की श्रेणी में नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी जो सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक जो संपदा है, उस पर हमें उसकी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके आसपास चीज़ों को साफ और सुंदर रखना चाहिए, ना कि उस पर टेढ़े मेढ़े कुछ भी ड्राइंग बना दें। तो ये देश प्रेम की श्रेणी में नहीं आएगा, तो इसको हम कट कर देंगे। अगला चित्र देखिए, यहाँ पर झंडा लहरा रहा है और बच्चे लाइन में खड़े होके राष्ट्रगान कर रहे हैं, तो ये देश के प्रति प्रेम को दर्शा रहा है, तो इसको हम श्रेणी में शामिल करेंगे। आगे देखिए, बैंक है और यह खजांची पर काउंटर पर ये लोग कुछ काम करने के लिए आए हैं, तो आप देख सकते हैं सब लोग लाइन में खड़े हैं। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बारी का इंतज़ार करें और इसके लिए लाइन में खड़े हों, एक सभ्य नागरिक की तरह। तो इसको हम देश प्रेम में डालेंगे, ताकि हम अपने लाइन में खड़े होकर जब हम काम करते हैं तो हमारा काम सुचारू रूप से आगे बढ़ता है और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक लड़की है जो जा रही है और पढ़ रही है, फूल ना तोड़ें। बिल्कुल, तो इसको हम स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये फूल क्या है ना, हमारे प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, खुशबू का निर्माण करते हैं और ये सुंदर दिखने के लिए हैं, खिलने के लिए हैं। अगर आप उस फूल को तोड़ लोगे तो फिर इसकी सुंदरता भंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, ये देखने के लिए है। अगर आप फूल तोड़ लेंगे तो दूसरे लोग फूल कैसे देख पाएंगे, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद कैसे लेंगे। तो जब हम पार्क में या कहीं गार्डन में घूम रहे हैं तो उसका आनंद लें, ना कि फूल और पत्तों को तोड़ते रहें। तो इसको हम देश प्रेम की श्रेणी में शामिल करेंगे। देखिए, अगला पिक्चर है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें देखिए पंखा चल रहा है, इधर लाइट भी जल रही है, एसी भी चल रहा है और ये कार्यालय है, किसी ऑफिस का है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये तो गलत बात है, यहाँ पर कोई है भी नहीं और एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है। तो हमें तो अपना इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। ऐसे अननेसेसरी फैन और लाइट को ऑन करना गलत बात है। तो इसको हम देश प्रेम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इधर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पानी, यहाँ पर देखिए बकेट भर रहा है और पानी भरकर निकल रहा है, बह रहा है पानी, और ये लोग बातों में लगे हुए हैं। तो ये भी गलत बात है, इसको देश प्रेम की श्रेणी में हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, बूंद बूंद से तालाब भरता है और इस तरह से हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये जो था आपकी बात पाठ से आगे जो पाठ था उसमें से हमने इसको ख़त्म कर लिया। आगे है हमारे अस्त्र शस्त्र, यानी कि हमारे हथियार। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। बिल्कुल, ये सब क्या है, विद्यार्थी, अध्यापक, कृषक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार, ये सब क्या है, स्वदेश प्रेम की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थी क्योंकि ये उज्जवल, ये हमारे देश के नागरिक होते हैं, हमारे आने वाले कल के ये नागरिक हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये स्वदेश प्रेम में आएंगे। अध्यापक जो इस बच्चों को, पूरी धरती पे जितने जो बच्चे हैं उनको ज्ञान देते हैं, तो अच्छे नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं, तो ये भी सैनिक से कम नहीं है, देश प्रेमी से कम नहीं है। कृषक फसल उगाता है ताकि सबका पेट भरे, चिकित्सक बिल्कुल समाज कल्याण करता है, सबका उपचार करता है, वैज्ञानिक
नए नए आविष्कार करता है ताकि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सके। श्रमिक, बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। पत्रकार, यस, देश दुनिया के जो समाचार है इधर उधर खोज कर हम तक पहुंचाते हैं, तो इनके जरिए हम देश विदेश के समाचार से अवगत होते हैं। तो इनके क्या क्या हथियार है, देखिए मैंने लिखा है, विद्यार्थी का पुस्तक, कलम और ज्ञान है। इसके जरिए बच्चे, विद्यार्थी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। दूसरा अध्यापक है, इसका हथियार क्या है, शिक्षा, विचार और आदर्श। इसके द्वारा वो विद्यार्थी में नए जो समाज है, नए जो नैतिक मूल्यों का संचार कर सकता है और उस विद्यार्थी के द्वारा अपना योगदान समाज कल्याण में देता है। कृषक है, हल, बीज, खेत, जैसे मैंने पहले बताया, इसके द्वारा वो फसल उगाता है जिससे पूरा समाज, पूरी दुनिया पेट भरती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोग और आविष्कार के द्वारा देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। श्रमिक, श्रम यानी अपनी मजूरी, औजार और परिश्रम है इनका हथियार, जिसकी वजह से देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। पत्रकार, कलम, लेखनी, सत्य का प्रसार करके देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। तो बिल्कुल इस तरह से आप अपनी अपनी भाषा, अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, जैसे आप मराठी हैं तो महाराष्ट्र का कोई एक गीत लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ का कोई फोक संगीत ले सकते हैं, पंजाब के हैं तो पंजाब का। तो अपने अपनी भाषा, आपकी जो भी भाषा है, पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, भोजपुरी है, तो उसमें देश प्रेम से संबंधित कुछ कविता का संकलन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास में एक दूसरे के साथ साझा कीजिए। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास होता है? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, आपकी बात में अभी टिक, स्वदेश प्रेम जो चित्र को देख के हमने टिक किया है और क्रॉस किया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, अगर हम अगर शाम को सोने से पहले आप पूरे दिन के बारे में आप सोचिए कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारा तिरंगा झंडा दुखी हो जाए। अगर आपने झूठ बोला है, आपने किसी को के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, किसी को गाली दिया है, आप चलते चलते आपने कचरा फेंक दिया, बस आप स्कूल बस से जा रहे हैं और आपने कुरकुरे खाया और बस की खिड़की से आपने कचरा उसका वैपर्स आपने खिड़की से बाहर रोड पे फेंक दिया, है ना। या तो फिर आपने अपनी शिक्षक से झूठ बोल दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं जिससे क्या होता है, आपका तिरंगा झंडा दुखी हो जाता है। और खुश किससे होगा? आपने कचरे को डस्टबिन में डाला, आपने सही सच बोला, आपने जो टॉयलेट किया तो आपने फ्लश किया, खाना खाने से पहले अपना हैंड वॉश किया, आप प्रेयर के लिए लाइन में खड़े रहे, आपने आंख बंद कर प्रेयर किया, अच्छे से सावधान विश्राम, स्कूल के सारे नियम कानून का पालन किया। तो इससे क्या होगा, आपका तिरंगा झंडा खुश होगा। तो इस तरह से आप आपस में चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए और बातें कीजिए कि और ऐसी क्या क्या बातें हो सकती हैं जिसको करने से हमारा तिरंगा झंडा खुश और नाराज होगा, दुखी होगा, उदास होगा। आगे बढ़ते हैं, झरोखे से। आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े, खादी से संबंधित सोहन लाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। इसमें स्वदेशी
ये सोहनलाल जी द्विवेदी की एक रचना है खादी गीत। चलिए पढ़ते हैं। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नव जीवन की नई ज्योति अंतस्थल में जग जाती है, अंतस्थल में जग जाती है। प्यारे बच्चों, जो खादी गीत जो सोहनलाल द्विवेदी जी की राष्ट्रीय कविता है, जो खादी को केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, एकता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। यह गीत हर धागे में गौरव, प्रेम और दलितों की पीड़ा को समेटे हुए है, जो इसे जन जन तक प्रिय बनाता है और राष्ट्र निर्माण का संदेश देता है। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। इस आंदोलन के जरिए स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उसको अपनाने पर ज़्यादा बल दिया गया था और जो विदेशी वस्तुएं हैं उसको बहिष्कृत किया गया था। अंग्रेज क्योंकि अपनी मर्जी हम पर थोपते थे। हमारा देश जो है इतना अच्छा कपड़ा बनाता है, खादी का कपड़ा जो शुद्ध प्राकृतिक रेशों से बनता है, धागों से बनता है, लेकिन अंग्रेज क्या थे, अपनी मर्जी थोपते थे और बोलते थे कि हमारे कपड़े पहनो। लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि क्यों, जब हमारे पास इतना शुद्ध कपड़ा है तो हम अपना पहनेंगे और हम सब कुछ अपने देश का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चलाया गया था, अपने स्वदेश की जो चीज़ें हैं उसको अपनाने के लिए। तो उसमें से एक था खादी कपड़ा, कि हम अपने कपड़े पहनेंगे। तो इस कविता के जरिए ये सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, इस स्वदेशी आंदोलन से इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने ये गीत लिख दिया और इस गीत के जरिए उन्होंने देश प्रेम की भावना दर्शाई है और किस तरह से हम भारतवासी पीड़ा में थे, दर्द में थे, इस गीत के जरिए उन्होंने बताया है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये खादी गीत कविता? आगे है साझी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपर्युक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। ये तो कविता का बिल्कुल छोटा सा अंश है, आपको ये बहुत बड़ी कविता है, इसको आप ढूंढकर लाइब्रेरी में, आपकी स्कूल में लाइब्रेरी है वहाँ पर जाइए। आजकल तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो उस पर आप जाइए, ढूंढिए और इस कविता का जो ओरिजिनल कविता है जो उसको ढूंढिए और पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो द्वारा आप स्वदेश पाठ को और अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।